सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 5 का व्युत्क्रम और 5 के जोज प्रतिलोम का गुणनफल है। तो देखिए 5 का व्युत्क्रम 1/5 हो जाता है और 5 का ही जोज प्रतिलोम -5 होता है। ठीक है, तो इस 5 से इस 5 को हम कटा देंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, और -1 जो है ऑप्शन बी में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बताते चलें कि व्युत्क्रम का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिसका गुणनफल 1 के बराबर हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अगर 2/3 का व्युत्क्रम पूछें तो 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि दोनों में अगर हम गुणा करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल 1 आ जाए तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर 5 के व्युत्क्रम की बात की जाए तो इसका व्युत्क्रम जो है 1/5 हो जाएगा और 1/5 का व्युत्क्रम पूछा जाए तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जोज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि इसमें जो है ना दो संख्याओं का जोगफल 0 होता है। ठीक है ना, तो यदि दो संख्याओं का जोगफल 0 हो जाए तो दोनों संख्याएं जो है ना एक दूसरे का जोज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10 है तो 10 में हम क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा, तो -10 जोड़ेंगे तब ये 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो 10 का जोज्य प्रतिलोम -10 हो जाएगी और -10 का जोज्य प्रतिलोम 10 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है इतना में 7 का स्थानीय मान और 7 के अंकित मान का योग है। तो देखिए यहाँ जो नंबर दिया हुआ है 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 और इसमें पूछ रहा है कि 7 का स्थानीय मान बताइए। देखिए तो 7 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 के बाद जितना यहाँ डिजिट है उसके आगे हम लोग 0 लगा देंगे। ठीक है ना, और अंकित मान में क्या करना होता है, अंकित मान में उसी मान को रख लिया जाता है। ठीक है ना, उसका मान बदलता नहीं है ना, जो है वही अंकित मान हो जाता है। तो दोनों को अगर हम जोड़ करेंगे तो 700 में 7 जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट जो है 707 आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है दो संख्याओं का मसा 2 तथा लसा 42 है। यदि एक संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या कितनी है? तो देखिए दूसरी संख्या निकालने का सूत्र होता है, दूसरी संख्या निकालने का सूत्र है दूसरी संख्या बराबर, ठीक ना, दूसरी संख्या निकालने का सूत्र होता है लसा गुणा मसा। तो लसा हमारे पास है 42 और मसा हमारे पास है 2, तो लसा गुणा मसा कर देना है और जो पहली संख्या 14 दिया हुआ है उसको कर देना है बटा में, है ना। तो अगर दूसरी संख्या पूछे तो लसा गुणा मसा, ठीक है ना, और डिवाइड कर देना है पहली संख्या से, तो जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कटाएंगे तो 14 या 42 कट जाएगा। ठीक है ना, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या जो है हमारा 6 हो जाएगी और 6 जो है ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन बी में 6 दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है प्रथम दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ है। तो देखिए चाहे कोई भी क्रमागत दो अभाज्य संख्या ले लीजिए उसका एचसीएफ जो है हमेशा एक ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम 2, 3 का एचसीएफ निकालें तो इसका भी एचसीएफ एक ही हो जाएगा, और क्रमागत दो संख्या 5, 7 अगर ले लें तो उसका भी एचसीएफ एक ही होगा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि प्रथम दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा तो इसका आंसर आपको सीधे 1 मारना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है x × x - 4
और 2x इंटू एक्स माइनस 4 का एलसीएम है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे कि एलसीएम कितना होगा, तो आपको क्या करना है, इसमें ये देखना होता है कि दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। दोनों में कॉमन अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि दोनों में कॉमन जो है x इंटू एक्स माइनस 4 है, ठीक है। और कॉमन के बाद क्या करना होता है कि जो कॉमन नहीं मिल रहा होता है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, यानी कि इसमें 2 का गुणा भी इंक्लूड कर देना है, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो एलसीएम आएगा 2x इंटू एक्स माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाय डिफिनीशन होता क्या है कि एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो इन दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो आपको ये देख लेना है कि ये जो हम एलसीएम लाए हैं क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इस संख्या से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2x इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, अष्टभुज में विकर्ण की संख्या है। तो देखिए, चाहे अष्टभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, किसी भी बहुभुज में अगर विकर्णों की संख्या पूछे तो विकर्ण की संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। विकर्ण की संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2, है ना। ये फार्मूला आपको याद रखनी है। और विकर्ण चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे पंचभुज हो, किसी का भी हम लोग विकर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। जहाँ n जो है भुजाओं की संख्या है, तो अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं, तो 8 रखना है किसके जगह पे भाई, n के जगह पे। n के जगह पे हम लोग 8 रख देंगे, क्योंकि भुजाओं की संख्या यहाँ अष्टभुज में 8 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ 8 इंटू 8 माइनस 3/2 करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग 4 से कटा देंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा 4 × 5 = 20 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अष्टभुज में विकर्णों की जो संख्या होंगी 20 हो जाएंगी, ठीक है ना, 20 हो जाएंगी। तो 20 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए 20 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, 100 डिग्री का संपूरक कोण है। तो अगर किसी एंगल का संपूरक कोण पूछे तो संपूरक कोण में क्या होता है कि इसमें जो है ना दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि अगर दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर आपको संपूरक कोण निकालना हो तो करना क्या होगा, 180 में से ये 100 डिग्री जो लिखा हुआ है इसको हटा लेना है, यानी घटा लेना है। तो 180 में से 100 हटाइएगा, यानी घटाइएगा तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार 100 डिग्री का संपूरक कोण जो है 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और 80 डिग्री जो है ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, 81 डिग्री का पूरक कोण है। तो पूरक कोण भी साथ साथ देख ही लेते हैं। पूरक कोण में क्या होता है, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना होगा कि 90 डिग्री में से, है ना, इस 81 डिग्री को घटा लेना है, ठीक है ना। घटाएंगे तो क्या होगा, ये 9 डिग्री जो है ना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी कोण का अगर पूरक कोण निकालना हो तो आपको क्या करनी है, 90 डिग्री में से उस कोण को माइनस कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, √2 और √3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछें कि √2 और √3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती हैं या कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर जो है अनंत ही होता है। आपको अनंत ही आंसर मारना है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन डी अनंत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है,
-1 और 1 के बीच कितनी पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो देखिए, अगर इसे हम नंबर लाइन पे देखें तो -1 और 1 दोनों के बीच में एकमात्र 0 ऐसी पूर्णांक संख्या है जो लाइज कर रही है, ठीक है। इस प्रकार -1 और 1 के बीच एकमात्र ऐसी संख्या 0 है जो इनके बीच हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि -1 और 1 के बीच एक पूर्णांक संख्या बैठी हुई है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, m किस संख्या का रोमन अंक प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए 50 जो है L को प्रदर्शित करता है, और 100 जो है C को प्रदर्शित करता है, और 500 जो है ना ये D को इंडिकेट करता है, और 1000 जो है M को इंडिकेट करता है, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। 1000 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में कौन जो है संपूर्ण संख्याएं यानी परफेक्ट नंबर हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि संपूर्ण संख्या होती क्या है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंडों का योग अगर उस संख्या का 2 गुना आ जाए तो वो जो संख्याएं हैं तो उस संख्या को हम लोग परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा नंबर जो है परफेक्ट नंबर को इंडिकेट करता है। तो 6 जो है 1 से भी कट जाएगा, 2 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा, और 6 से भी कट जाएगा। तो हम लोग जोड़ के देख लेते हैं कि क्या इसका योगफल जो है संख्या का दुगना है। तो देखिए 6 3 9 9 2 11 1 12 12 आ रहा है, और 12 जो है ना 6 का 2 गुना है। कितना है? 6 का 2 गुना है। तो बाय डिफिनीशन आपको ये समझना है कि अगर किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल उन दी हुई संख्याओं का 2 गुना हो जाए तो उस संख्या को हम लोग परफेक्ट नंबर बोलेंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 8 को भी सभी गुणनखंडों को निकालकर देखा जा सकता है। 8 का फैक्टराइज हो जाएगा 1 2 4 और 8। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 8 4 12 12 2 14 1 15 हो जाएगा, और 15 जो है 8 का 2 गुना नहीं है। इस प्रकार ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है और ये भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, 1/3 3/4 और 5/6 में कौन बड़ी है। तो इसका एक बेसिक सा मेथड है। इसमें आपको क्या करना है, जो भी संख्याएं दी हुई हैं उन सारे संख्याओं को क्या करिए, आप जो भी हर में लिखा हुआ है, जो भी डिनोमिनेटर में 3 4 6 लिखा हुआ है, इसका एलसीएम सोच लीजिए। तो 3 4 6 का एलसीएम जो है ना 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब 12 चूंकि एलसीएम हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि इसके सभी हर को 12 बनाने का प्रयास करना है। तो अगर 1/3 के हम हर को 12 बनाएंगे तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसके हर में 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से अगर नीचे गुणा करेंगे तो इसे बैलेंस में करने के लिए 4 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसा करेंगे तो ऊपर वाला 4 हो जाएगा और नीचे वाला ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर 3/4 के हर को 12 करने का हम लोग प्रयास करें तो इसमें 3/3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9/12, ठीक है ना। और इसी प्रकार अगर 5/6 के डिनोमिनेटर को हम लोग 12 बनाएं तो इसमें हम लोग को ऊपर और नीचे दोनों में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा ये 10/12, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि हर तो हमने बराबर कर दिया, अब देख लेना है कि अंश में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो जब हर बराबर हो जाएगा तो अंश में ऊपर 4 है, एक में 9 है और एक में 10 है। तो आपको ये देखना है कि छोटा कौन है। 4 सबसे छोटा दिख रहा है, उससे बड़ा 9 है और उससे भी बड़ा 10 है। तो 10 बड़ा है, इसका मतलब
कि 10/12 जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और 4/12 जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये आया किससे है भाई? तो 5/6 से आया है 10/12। तो इसमें 5/6 जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या 1/3 हो जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है ना। 5/6 इज राइट आंसर। ठीक, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन सी 5/6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एक और शॉर्ट ट्रिक है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 मीटर हो तो उसका परिमाप है। तो देखिए अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है πr + 2r, है ना। ये अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला है और त्रिज्या के जगह पे अगर आप 7 रखते हैं तो यहाँ पाई के जगह पे 22/7 रख देंगे और r के जगह पे 7 रख देना है। यहाँ 2 × 7 कर देना है। तो इस 7 से इसको कटा देना है। तो ये 22 + 14 हो जाएगा और 22 + 14 करेंगे तो ये आ जाएगा 36। जो भी सिंबल है उसको लिख लेना है मीटर में। ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 36 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, √48 × √3 का मान है। तो देखिए √48 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 या 48 और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो 16 का वर्गमूल यहाँ 4 हो जाएगा, है ना। और इसको अगर हम लोग अलग अलग थोड़ा सा लिख दें तो ये ऐसे दिख जाएगा और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है 12 हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन सी 12 हो जाएगा। ठीक है। इसे आप इस प्रकार भी बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं 48 में 3 से गुणा कर सकते हैं तो ये 144 हो जाएगा और 144 का वर्गमूल जो है सीधे 12 लिख के जल्दी ऑप्शन मार सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, असंभव घटना की प्रायिकता है। तो देखिए असंभव घटना की प्रायिकता जो है 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी 0 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करनी है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को आराम से लिख लेना है। ठीक है ना। तो 2, 3, 5, 7 और 11 ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना। और माध्यक का मतलब होता है, मीडियन का मतलब होता है कि किसी भी आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर ठीक बीच वाले चर मान को ही हम लोग माध्यक कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, ऐसे संख्या को लिख लेना है और देख लेना है कि ठीक बीच में कौन सा वैल्यू पड़ा हुआ है। तो बीच में ठीक देखिए ठीक बीच में 5 है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए 5 हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, 27 का घनमूल 3x - 6 हो तो x का मान है। तो देखिए 3x - 6 जो है किसका घनमूल है? तो 3x - 6 जो है 27 का घनमूल है। तो हमें क्या करना है, हमें 27 का घनमूल निकाल लेना है। तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 3x को इधर ही रखेंगे और इसको -6 को जब इधर उठा के लाएंगे तो 3 + 6 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम x निकालें तो 6 3 9 और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो आके डिवाइड में हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में कौन प्रायिकता का मान नहीं है? तो देखिए प्रायिकता का जो वैल्यू होता है 0 के बराबर होता है और 0 से बड़ा होता है। ठीक है ना। और 1 के बराबर होता है और 1 से छोटा होता है। ठीक है ना।
तो ये पहला ऑप्शन 0.32 जो दिया हुआ है ये भी प्रायिकता का मान है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 और 1 के अंदर लाइज कर रहा है। और 15% का मतलब होता है 15/100, ठीक है ना। तो 15/100 करेंगे तो ये भी 0 और 1 के अंदर आ जाएगा। और ऑप्शन सी को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका जो ऑप्शन है माइनस में दिया हुआ है और प्रायिकता का मान नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी -1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी -1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण 8 मीटर तथा दूसरा विकर्ण 6 मीटर हो तो उसकी भुजा है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए कि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण 8 मीटर हो और दूसरा विकर्ण 6 मीटर हो और उसका भुजा पूछे, तो भुजा निकालने का सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि आप क्या करिए कि ये जो भी विकर्ण दिया हुआ है 8, इसको आधा करके स्क्वायर कर दीजिए। आधा करके स्क्वायर करिएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ विकर्ण 6 मीटर जो दिया हुआ है इसका भी आधा करके आप स्क्वायर कर दीजिए और जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए, वही जो है समचतुर्भुज का भुजा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। तो 5 मीटर जो है ना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।